डे 4 में चलते हैं, ठीक है। डे 4 में वो क्वेश्चन हम करते हैं जो हमने डे 3 में छोड़ दिया था। ये पहला क्वेश्चन। 4 + 9, देखो मैंने कहा था a + b हो या b + a हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं तो एडिशन आएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब a + 1 + 3/4, a + 1 + 3। अब देखो अगर दो वैल्यू को पहले ब्रैकेट में ऐड किया, तीसरी वैल्यू को बाद में किया, आगे क्या है, पहली वैल्यू को छोड़कर बाकी दो वैल्यू को, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ऐड हो रहे हैं तो एडिशन आएगा। ये देखें, ये भी वही चीज़ है, √3 + √5 + √7, √3 + √5 + √7। पहले ब्रैकेट दो वैल्यू की है, फिर अगली ब्रैकेट आखिरी दो वैल्यू की है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अब 100 + 0, अगर किसी भी वैल्यू में कोई ऐसी चीज़ ऐड करें और दोबारा वही वैल्यू बन जाए तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड है तो एडिटिव होगा। आइडेंटिटी मीन दोबारा वही वैल्यू आ जाए तो आइडेंटिटी आ गया। अब 1000 × 1 = 1000, अब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अब आइडेंटिटी क्यों लिखा है इधर, क्योंकि वही वैल्यू दोबारा आ गई है। मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करें दोबारा वही वैल्यू आ जाए उसको आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी मीन दोबारा वही वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, तो मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक हो गया। अब 4.1 + -4.1, देखें अब क्या आएगा, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, दोनों को ऐड किया, आंसर 0 आ गया। अगर दो वैल्यू उलट हों और उनको ऐड करें, आंसर 0 हो जाए, तो उलट को क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। साइन क्या है, प्लस का है, एडिटिव हो जाएगा, यानी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मीन उसका उलट वैल्यू आई है तो इनवर्स आ जाएगा। प्लस हो रहा है तो एडिटिव हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स कहेंगे इसे, ठीक हो गया। ये भी वही चीज़ है, a है प्लस की वैल्यू, फिर -a दिया गया यानी उसका उलट आ गया, उलट वैल्यू को हम इनवर्स कहते हैं। प्लस हो रहा है तो एडिटिव, यानी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब √2 + 5, √5 + 2, दोनों उलट वैल्यू है, a + b = b + a, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। विद रिस्पेक्ट टू क्या, ऐड हो रहा है तो एडिशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब a × b - c = ab - ac, ये मैंने कौन सा पढ़ाया था आपको, ये क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्यों है, देखो ये क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे कहेंगे। ये लेफ्ट साइड पे है, a को b से मल्टीप्लाई करें और a को c से, तो इसको क्या करें, जब लेफ्ट की बात करते हैं तो पहली वैल्यू सिंपल होती है, बाकी दो ब्रैकेट में होती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो x - y, z क्या है, z हमारे पास राइट पे आ गया, अगर सिंपल वैल्यू राइट पे आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो पहले वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पे थी तो हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, ये वैल्यू राइट साइड पे है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। अब देखिए 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अब a × b + c - d, तो ab AC - AD, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है तो लेफ्ट लिखेंगे, जब ये मल्टीप्लाई हर वैल्यू से हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक हो गया। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी की बात, अब इक्वालिटी वाली सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जो चीज़ डेफिनेशन मैंने पढ़ाई हैं उसी डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन भी आ रहे हैं। -3 < -2 या 0 < 1 भी लिख सकते हैं। अब -3 < -2 है तो देखिए -3 में अगर 3 ऐड करें, दोनों में 3 ऐड करें तो दोबारा क्या होता है, 0 < 1 आता है। ये देखो वही चीज़ बन गई, उसका आंसर उसने बताया हुआ है कि ये अगर आंसर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, एडिटिव, ऐड हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, दोनों में एक जैसी वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5 < -4, यानी 20 > 16 आना चाहिए। अब 20 इधर कैसे आएगा, देखिए 20 है हमारे पास, अब -5 < -4, तो हम क्या करें, एक जैसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इधर भी -4 से, अगर -4 से मल्टीप्लाई, देखो माइनस और माइनस प्लस, 4 5 = 20, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। जब भी मैंने बताया था वो -c की वैल्यू, अगर c की वैल्यू लेस हो तो हमारे पास वो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो देखो 20 ग्रेटर हो गया 16 से। अगर हम साइन ना भी लगाएं, बाद में हमारा साइन देखें तो 20 ग्रेटर हो जाता है 16 से, तो ये बाद में साइन देख सकते हैं। अब 1 > -1 है, तो 1 में क्या करें, अगर -4 इधर भी ऐड करें, -4 इधर भी ऐड करें तो 1 - 4 -3 ग्रेटर हो जाएगा -5 से, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर हो जाएगा।
ए लेस देन 0 है, ए की वैल्यू 0 से लेस है, तो माइनस ए करें, इधर -1 से मल्टीप्लाई करें, इधर ही -1 से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उलट कर देते हैं, 1/a लेस देन 1/b मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर हो जाएगा। a ग्रेटर देन b है, तो -1 इधर मल्टीप्लाई करें, -1 तो माइनस से लेस देन -b, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर है। ठीक हो गया। प्रूव डेट द फॉलोइंग रूल एडिशन। अब इसमें रूल्स बताने हैं कि कौन कौन से अगर इसमें रूल अप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। वैसे तो हमें पता है इसका एलसीएम लें सी तो a + b ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो कहते हैं रूल्स बताएं, एडिशन के रूल्स इसमें फॉलो करके इसको इसी तरीके में ले आएँ, आप एलसीएम और ये चीज़ें ना लें। Dear students, now we're going to start day 4 of your first class of HODs for the subject of biology. So here in front of you is the diagram that is giving you some idea about the main regions of the cell. सेल के मेन रीजन्स के बारे में बता रही है। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो दरमियान में एक रीजन है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जितना आपको लाइट ब्लू कलर में रीजन नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। तो अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो पढ़ लिया, तो अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म वो रीजन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। यही बात है ना, ये देखें ये डायग्राम, यही बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जितना भी ब्लूइश रीजन है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is the region between nuclear membrane and the plasma membrane. This is also a common component of both prokaryotic and eukaryotic cell. दूसरी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। The major difference between the cytoplasm of these two kinds of cell is the presence and absence of cytoskeleton. अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम वो भी मौजूद नहीं होते। दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, और ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। फिजिको केमिकल नेचर ऑफ cytoplasm, it is about 90% of the water and forms a solution that contains all the fundamentals biochemicals of life. आपके साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा जो है वो किस पे मुश्तमिल है, साइटोप्लाज्म पे, और ये तमाम बायोकेमिकल प्रोसेसेस इसी के अंदर होते हैं। बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेस इसके अंदर डायरेक्टली होते हैं और बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए करेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सम ऑफ दीज आर द आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन ट्रू सोल्यूशन। अब ये देखें तो ये अब कहीं ये ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म में है और कहीं ये कोलाइडल की फॉर्म में। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर डिज़ोल्व हुए सब्सटेंसेस जो हैं उनकी नेचर क्या है। Some of these are the ions and small molecules in true solution and the salts, sugars and amino acid, fatty acid, nucleotides. अब salts इसके अंदर आते हैं digestive system से digest होके, sugars like glucose और carbohydrates इसके अंदर आते हैं, like amino acid from the digestion of protein digest होके फिर absorb होते हैं और cell में आते हैं, fatty acids, nucleotides, vitamins and dissolved gases. तो इसके अंदर ये सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं। क्योंकि ये सब्सटेंसेस स्मॉल साइज़ के हैं तो इसलिए ये हमें ट्रू सोल्यूशन की अपीयरेंस देता है। ऑन द अदर हैंड लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स विच फॉर्म द कोलाइडल सोल्यूशन, अगर प्रोटीन डिज़ोल्व होंगी तो वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा क्योंकि पार्टिकल इसमें कंपैरेटिवली लार्ज साइज़ के होते हैं। अब साइटोप्लाज्म को दो बाउंड्रीज में हम डिवाइड करते हैं, साइटोसोल एंड साइटोजेल। The inner portion of the cytoplasm toward the nucleus is less viscous and called cytosol. मतलब जो पोर्शन इसका कम थिक होता है, विस्कोसिटी कहते हैं थिकनेस को, तो जिस पोर्शन की विस्कोसिटी कम है उसको साइटोसोल कहेंगे। and it is the peripheral part of the cytoplasm towards the plasma membrane, and the more viscous part is cytogel. हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसको जाके देख लेते हैं। ये जो डायग्राम आपको मैंने शुरू में बताई थी, इसमें देखें कि ये वाला रीजन जो इसका होगा, जो किसके करीब होगा, ये वाला रीजन, ये
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा इसको साइटोसोल कहेंगे, ये लेस विस्कस है, और जो रीजन न्यूक्लियस के करीब होगा उसको साइटोजेल कहेंगे क्योंकि ये मोर विस्कस है। तो इस तरह साइटोसोल और साइटोजेल जो है वो इसके पार्ट्स हैं। अब उसकी डिटेल देखते हैं कि इसकी, और ये जो पार्ट्स की डिवीजन है ये लोकेशन के बारे में बेसिक्स पे भी हो सकती है और इसकी कॉम्पोजिशन की वजह से विस्कोसिटी की बेसिस। साइक्लोसिस क्या है? A circular streaming movement can also be observed in cytoplasm due to the contractile activity of microfilament. एक circular motion, cytoplasm में मटीरियल जो है वो circular move करते हैं inner और filaments की activity की वजह से भी, तो उसको cyclosis कहते हैं। This movement is called cyclosis which is responsible for the distribution of cell content in the cytoplasm। तो ये जो मिक्सिंग है, ये साइक्लोसिस है, ये मुसलसल सेल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, तो ये मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर होती रहती है। आप फंक्शन देखते हैं, मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म एक्ट एज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इसके की फंक्शन है कि एक तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी होता है, बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, और इसके अलावा ये सेल का स्टोर हाउस है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें स्टोर हुई होती हैं। द मेटाबॉलिक पैथवेज जनरली अकर इन द साइटोजोल विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स बायोसिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये टर्म्स बताऊंगी। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम में, जो न्यू प्रोटीन्स बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोविक एसिड, जब आप कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, 10 स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरोविक एसिड में, तो उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस के अगले जो 2 स्टेप हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो किस में होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में। जब आपके पास ग्लूकोज डायरेक्ट मौजूद नहीं है तो आप ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि आपने किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल सेल में स्टारवेशन होगी है, सेल में एनर्जी की कमी है, एटीपी बनानी है। अब एटीपी बनाने के लिए तो ग्लूकोज चाहिए होगा, ग्लूकोज को तोड़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए से, फिर उस ग्लाइकोलिसिस से जो ग्लूकोज टूटा है पायरोविक एसिड, उसको क्रेब्स साइकिल के ज़रिए से तोड़ेंगे और फिर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेंगे तो एटीपीज बन जाएंगी। अब अगर सेल के पास ग्लूकोज नहीं है और कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट लाइक अमाइनो एसिड, फैट्स वगैरह को या किसी प्रोटीन को आप एक मेटाबॉलिक पैथवे के जरिए से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करें तो इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। The cytogel is usually concerned with the storage of useful compound. Cytogel में ज़्यादातर storage होती है और cytosol में ज़्यादातर reactions होते हैं and subsequently used in various cellular activities and waste compounds which are eliminated from the cell. तो जो cytogel है वहाँ पे storage होती है एक तो useful substances की, और एक waste products उतनी देर के लिए वहाँ पे store होती हैं जितनी देर के लिए उन्होंने सेल से बाहर नहीं जाना होता। तो साइटोप्लाज्म का एक बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे पास और बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली। और अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे, ये आपको सेक्शन काट के दिखाएंगे। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं और ये मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये आपको नज़र आ रहा है मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर इतना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से मेम्ब्रेन फोल्डेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होता है, आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स अटैच नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा कि छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये डॉट्स नहीं है, ये इसके साथ राइबोसोम अटैच है, तो राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से ये रफ अपीयरेंस देता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये स्मूथ अपीयरेंस देता है तो क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो ये बड़ा क्लियर इमेज है आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। उसकी लोकेशन का आइडिया आपको इसने दे दिया है कि इसकी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही देखें इसकी कॉन्टिन्यूशन स्टार्ट होती है और ये मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स हैं। अब हम मज़ीद इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। जो इसकी ये जो मेम्ब्रेन्स दिखाई गई है ना आपको इंटरकनेक्टेड, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन इसकी जो है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। दीज आर इनक्लोज्ड
which are generally extended from the nuclear membrane to the plasma membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो शुरू होता है और बाद ये एक्सटेंड होते होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है. एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑल यूकैरियोटिक सेल जो है वो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है. साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Most cells contain both type of endoplasmic reticulum. However, some cells like skeletal muscle have smooth endoplasmic reticulum more in number and where they are called sarcoplasmic reticulum. Muscle cells में endoplasmic reticulum ज़्यादा होता है इसलिए उसको sarcoplasmic reticulum कहते हैं. Rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to the side facing the cytoplasm. Rough endoplasmic reticulum में ऐसा होता है कि उसमें जो है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ़ नज़र आता है कि उसकी साथ क्या अटैच होता है, राइबोसोम. Rough endoplasmic reticulum is mainly concerned with the events of protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum में RER में आइंदा इसको बोलूँगी. इसका मेन इवेंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं. आप में से जो लोग करलोड कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपने 10th की बायोलॉजी की बुक बिमोजी से पढ़ी है और आपने इनहेरिटेंस के चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि DNA से RNA बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. मैंने इधर अपना इसलिए मेंशन किया कि मैंने वहाँ पे भी आपको ये प्रोसेस बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था. तो ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस है. मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन. ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम, तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पे होती है विच आर एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. However, their presence in the cell also provide the mechanical support. और इसका एक और फंक्शन जो है वो इसकी मौजूदगी की वजह से होता है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉन्टीन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आपको याद हो तो आप ये डायग्राम अगर दोबारा देखें तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ एंड होता है तो उसके साथ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है. तो ये उसी के साथ कंटिन्यू है, लेकिन इसका अपना फंक्शन है और उसका अपना फंक्शन है. तो अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूस विद rough endoplasmic reticulum. Since ribosomes are not attached to it, therefore it has smooth appearance under electron microscope. Smooth endoplasmic reticulum जो है वो smooth नज़र आते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते. फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम functions in various metabolic processes. Metabolism of carbohydrates, the detoxification of drugs and poisons, especially in the liver cells, एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड इंक्लूड ऑयल्स. इसका मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन. देखिए हम अपनी डाइट के ज़रिए से समटाइम मेडिसिन की फॉर्म में कुछ टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में चले ही जाते हैं, लेकिन अगर वो मटेरियल हमारे बॉडी सेल्स में भी चले जाएं तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे. इसलिए उनको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उनके पॉइजनस असर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन स्पेशली इन द लिवर सेल्स एंड जो है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, किसका रोल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हर वो सेल जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होगी वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन SCR की परसेंटेज ज़्यादा होगी. इसके अलावा जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है. इट ऑल्सो स्टोर्स कैल्शियम आयंस. व्हेन रिलीज्ड कैल्शियम आयंस ट्रिगर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल. इसके अलावा जो है ये कैल्शियम स्टोर है. तो आपने अभी एक पढ़ा था पॉइंट कि आपके जो मसल्स हैं उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम. और कैल्शियम किस में मौजूद है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. इसलिए वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम में ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में ज़्यादा होगा क्योंकि ये कैल्शियम कंटेन करता है और जो कैल्शियम इसने स्टोर की हुई होती है वो हेल्प करती है मसल्स की कंट्रैक्शन में. आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ज़्यादा है, तो आप कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. आपसे ये पूछा जा सकता है कि मसल में क्यों ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये कैल्शियम स्टोर है और कैल्शियम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए.
Smooth endoplasmic reticulum also transport various cellular products within the cell. सेल के अंदर जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में इसका रोल है, आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी, लाइक प्रोटीन्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती हैं, उन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे जाना होता है मॉडिफिकेशन के लिए। उन्हें भेजने के लिए उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन कवरिंग करनी पड़ती है, पैकेजिंग करनी पड़ती है, और उसमें किसका रोल होता है हमारे पास, उसमें किसका रोल होता है SER का। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है। तो आज हमने एक तो साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया है डिटेल से, और उसके अलावा जो है वो ER को डिस्कस किया। तो आपने दोनों को पढ़ना है। आपने साइटोप्लाज्म पे भी नोट लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी एक नोट लिखना है और इसको याद करना है। ये चैप्टर समझने के बाद बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन मांगता है कि आपने उसके तमाम फंक्शंस याद करने हैं, स्ट्रक्चर याद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की फर्स्ट HOD के डे 4 की स्टडी के साथ जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट्स की बात कर रहे थे और हमने जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसमें हमने प्लेन एंगल को और जो हमारे पास सॉलिड एंगल है यानी कि रेडियन को और स्ट्रेट रेडियन को हमने डिस्कस किया था। और यूनिट्स जो हमारे पास सिस्टम था उसमें बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज हम डिराइव्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। द SI यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जितने भी वो तमाम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिराइव करते हैं बेस से और सप्लीमेंट्री से, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स के अंदर जो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। लेकिन अगर हम बेस यूनिट की बात करेंगे तो उसके अंदर किलोग्राम, इसका जो बेस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम आपके पास मैथ का यूनिट था, मीटर आपका लेंथ का है, बेस आपके पास क्वांटिटी थी, सेकंड आपके पास टाइम का यूनिट है। वर्क अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसका यूनिट जाउल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। पावर वाट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर बेस यूनिट बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3। तो ये सारे आपके बेस यूनिट थे। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, सिंबल PA, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बात करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज की बात करेंगे तो इसका यूनिट कूलम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बात करेंगे तो एम्पेयर सेकंड हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यानी कि बेस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस यूनिट है एम्पेयर, और सेकंड भी हमारे पास सेकंड जो है वो बेस यूनिट है टाइम का। तो ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर हम देखें तो जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उन सब के अंदर जो है वो आपके पास बेस यूनिट शामिल होते हैं। इससे भी हमें ये बात समझ आ जाती है कि वो तमाम यूनिट्स जो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है वो ड्राइव किए जाते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। Use of SI units requires special care, more particularly in writing prefixes. जब हम इंडिकेटिंग यूनिट्स, जब हम यूनिट्स की कन्वेंशंस की बात करते हैं कि यूनिट्स को कैसे लिखना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो नॉर्मली SI यूनिट जो है उसकी वो स्पेशल केयर करता है। ज़्यादा ख़ास तौर पे वो प्रीफिक्सेस लिखना को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाती है। प्रीफिक्सेस की भी बात हम करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट टू बी विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अगर आप किसी यूनिट का फुल नेम लिख रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं, जैसा कि मीटर है, जैसा कि न्यूटन है, जैसा कि आपके पास जाउल है, अगर आप उसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो वो आप कभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसा कि देखिए न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन को हमने तमाम के तमाम जो इसके हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में है। सेकंड है द सिंबल ऑफ यूनिट्स आफ्टर साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल सच एज N फॉर न्यूटन। अगर आप कोई भी सिंबल ऑफ किसी भी यूनिट का सिंबल जो है अगर उस साइंटिस्ट के नेम पे है तो फिर हम उसका इनिशियल जो है वो कैपिटल लिखेंगे N। न्यूटन, जैसे कि न्यूटन है तो उसके लिए कैपिटल N यूज़ करेंगे। The prefix should be written, third point है, the prefix should be written before the unit without any space। prefix को हम यूनिट से पहले without any space लिखेंगे। जैसा कि 1 × 10 की पावर -3 मीटर है, तो इसको हम 10 की पावर -3 जो है वो मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने 1 मिलीमीटर। तो मीटर जो हमारा बेसिक यूनिट था उससे पहले मिली प्रीफिक्स हमने यूज़ किया, तो दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, तो विदाउट एनी स्पेस जो है वो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे यूनिट से पहले। नंबर 4 है हमारे पास, अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन
ईच विद वन स्पेस अपार्ट। अगर हम बेस यूनिट के कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे यूनिट के साथ, तो एक स्पेस होनी चाहिए दोनों के दरमियान। फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर, ये देखें न्यूटन मीटर जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर। अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद वन स्पेस अपार्ट, एक स्पेस होगी दोनों के दरमियान। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। हम एक यूनिट को डिस्क्राइब करते, यूनिट को लिखते हुए किसी भी क्वांटिटीज़ के कंपाउंड प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। कंपाउंड प्रीफिक्स का मतलब यह है कि एक प्रीफिक्स एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 1 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, तो इसको हम 1 माइक्रो की बजाय जो हमारा माइक्रो -6 -12, तो उसका जो हमारा प्रीफिक्स है वो यूज़ कर लेंगे 1 पिकोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड जो है दिस इज़ रॉन्ग वे, तो हम इसके लिए 1 पिकोफैरड जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, अ नंबर सच एज 50 × 10⁴ सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 4.0 × 10⁻²। ये 4.0 नहीं बल्कि 50 × 10⁻² है। 4.0 × 10⁻² मीटर। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास 50 × 10⁻⁴ है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, सेंटी के लिए आप यूज़ कर लें। सेंटी को जब आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो आप उसको डिवाइड करते हैं 10⁻² से, तो आपके पास ये 50 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। यहाँ पर 4.0 लिखा हुआ है, ये 4.0 नहीं बल्कि 50 है। 50 × 10⁻² मीटर। नंबर नेक्स्ट है आपके पास, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। जो मेजरमेंट है प्रैक्टिकल वर्क की शुड बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए फ़ौरन ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट में। माइक्रोमीटर सेक्रीगेज मेजरमेंट इन मिलीमीटर, जैसा कि माइक्रोमीटर सेक्रीगेज की बात करते हैं तो वो मिलीमीटर में हम उसको यूज़ करते हैं। एंड द मैस ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम्स, इसी तरीके से कैलोरीमीटर के मैस को ग्राम्स में मेजर करते हैं। बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट की कैलकुलेशन से पहले ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएट SI बेस यूनिट। तमाम मेजरमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं अप्रोप्रिएट SI बेस यूनिट के अंदर। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, और यहाँ पे हम कुछ प्रीफिक्सेस को डिस्कस करते हैं और उन प्रीफिक्सेस की फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से सेंटी से हम बात, अगर या डेसी से हम बात करते हैं तो डेसी 10⁻⁻1 होता है। ये माइनस के प्रीफिक्सेस ऊपर की तरफ है और प्लस के नीचे की तरफ है। डेसी 10⁻⁻1 सिंबल D है। सेंटी 10⁻⁻2 C, मिली 10⁻⁻3 और इसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो इसका सिंबल है। नैनो 10⁻⁻9 N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीको 10⁻⁻12 P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेमटो 10⁻⁻15 F से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एटो 10⁻⁻12 और A से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो डेका 10⁻1 DA से रिप्रेजेंट करेंगे। किलो 10⁻3 K से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगा 10⁻6 M से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। गीगा 10⁻9 कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। टेरा 10⁻12 कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। पेटा 10⁻15 P से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सा 10⁻18 और हम इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जब हम नंबर्स को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। आपने ये पढ़ा हुआ भी है, मैथ्स के अंदर भी ये बार बार आपने किया था। विच एम्प्लॉयज़ पावर ऑफ 10, मतलब ऐसे तमाम आपकी जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं जिनको हम 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्टैंडर्ड उसकी फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन होती है। द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन-ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। जो स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरनेशनल जो है प्रैक्टिस है उसमें ये बात कंसिडर की जाती है कि सिर्फ एक नॉन-ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। दस नंबर 1347 शुड बी रिटन एज 1.347 × 10⁻3। तो डेसिमल से वो एक तरफ एक डिजिट होना चाहिए, तो इसको हम 10⁻3 से एक्सप्रेस करेंगे। 0.0023 को हम एक्सप्रेस करेंगे 2.3 × 10⁻−3। ये ज़हन में रखिएगा, जब यहाँ से हम पॉइंट को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ -3 है। 2.3 × 10⁻−3, ये 1.347 10⁻+3 है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डे 4
तो डे 4 की स्टडीज़ में हम लोगों ने जिस टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया दैट इज़ कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जो हमने यूनिट्स इंडिकेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। यहाँ तक आपका सिलेबस है डे 4 का। नेक्स्ट आपके डे 5 के सिलेबस के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जी तलबा, ये हमने शुरू के अंदर तौहीद की अक़साम, तौहीद के लुग़वी इस्लाही माना और उसकी अक़साम पढ़ी थी, और उसके बाद वजूद बारी ताला के इस बात में कुरानी दलाइल आ गए। लेकिन ये वाला सबक हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि तौहीद का जो मुतज़ाद है वो शिरक है। तो पहले हम शिरक और उसकी अक़साम को देख लेते हैं। यूँ आपको तौहीद का सबक भी समझ में आ जाएगा और शिरक और उसकी अक़साम भी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये वाला सबक जो है वो हम इस सबक के बाद पढ़ेंगे। शिरक किसे कहते हैं, उसके अक़साम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? शिरक के लुग़वी माना हिस्सादारी, इस्तिलाही माना अल्लाह ताला की तौहीद में हमने कहा था अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात या इबादत में उसको वादौला शरीक, और यहाँ पर है अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात या इबादत या सिफ़ात के तकाज़ों में किसी को हिस्सादार। वहाँ पर क्या था? एक मानना। यहाँ पर क्या है जी? हिस्सादार। एक मानना तौहीद और हिस्सादार तस्लीम करना, यह शिरक कहलाता है। शिरक की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हैं? शिरक फ़ी ज़ात, यानी ज़ात में शिरक, अल्लाह ताला की ज़ात या हकीकत में किसी दूसरे को शरीक ठहराना ज़ात में शिरक कहलाता है। इसी तरह किसी को अल्लाह ताला का हमसर या बराबर जानना, किसी को अल्लाह ताला की औलाद तस्लीम करना, किसी को अल्लाह ताला का बाप मानना भी शिरक है। दो खुदाओं और तीन खुदाओं का तसव्वुर सब शिरक में शामिल है। ज़ात में शिरक की मज़म्मत के बारे में कुरान मजीद में कई आयात हैं। नंबर 1 ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। नंबर 2 वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की, तर्जुमा बादशाही में उसका कोई शरीक नहीं। नंबर 3 लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास है जी। न उसकी कोई औलाद है, न उसका कोई बाप है, और न ही कोई उसका हमसर है। नंबर 2 शिरक फ़ी सिफ़ात, सिफ़ात में शिरक। अल्लाह ताला की सिफ़ात मसलन इल्म, कुदरत या इरादा वगैरह को किसी दूसरे में इस तरह तस्लीम करना सिफ़ात में शिरक है। अल्लाह ताला का इरशाद है लैसा कमिस्लिही शै, सूरह शूरा, कोई भी चीज़ उसकी मिसल नहीं है। नंबर 3 शिरक फ़िल इबादत, इबादत में शिरक। इस्लाम में इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की जायज़ है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और को इबादत का हक़दार जानना या अल्लाह ताला की इबादत के साथ किसी और की इबादत को भी जायज़ तस्लीम करना इबादत में शिरक है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। इसकी मज़ीद चंद अक़साम और बताई हैं। शिरक फ़िल अहकाम, और नंबर 5 शिरक फ़िल हवा। ये इसकी ज़ेली किस्में हैं, शिरक फ़िल अहकाम और शिरक फ़िल हवा। अहकाम हुक्म की जमा है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और के अहकाम की पैरवी इस तरह करना जैसे अल्लाह ताला के अहकाम के हुक्म की पैरवी करना होती है, शिरक फ़िल अहकाम कहलाता है। तर्जुमा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए है। कुरान मजीद में फरमान है जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते वो काफिर हैं। और शिरक फ़िल हवा, अपनी ख्वाहिशात को, हवा कहते हैं ख्वाहिशात को, अपनी ख्वाहिशात के अंधाधुंध पैरवी करने को भी कुरान ने शिरक करार दिया है। अल्लाह ने ख्वाहिशात की पैरवी करने से मना फरमाया, चुनाचे फरमाया वला तत्तबिउल हवा, तो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी न कर। नंबर 2 अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है। तो अज़ीज़ तलबा, यूँ जो है वो हमने तौहीद के लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, फिर तौहीद के अक़साम में तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़ी सिफ़ात, तौहीद फ़िल अफ़आल, और ज़ेली क़िस्म में तौहीद फ़िल इबादत पढ़ा। और तौहीद के मुकाबले में शिरक आया, तो यहाँ पर हमने शिरक के लुग़वी माना, शिरक के इस्तिलाही माना, फिर शिरक की नंबर 1 शिरक फ़ी ज़ात, नंबर 2 शिरक फ़ी सिफ़ात, और नंबर 3 शिरक फ़िल इबादत, और मज़ीद 2 किस्में और बताई हैं, शिरक फ़िल अहकाम, शिरक फ़िल हवा। ये आपका पलिया चोटी का सबक मुकम्मल हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे।